हेलो एवरीवन। ये वीडियो कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। ये बेसिकली वीडियो मैं बना रहा हूँ एक कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू रिप्लाई नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मैं वीडियो बना के रिप्लाई करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ कि इससे क्या होता है, इससे मैं जो अपना पूरा बात है उस पूरी बात को मैं रख पाता हूँ। राइट, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इसको रिप्लाई करना उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे उतना सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। राइट, तो ये कमेंट क्या है, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। आपने आपका यूज़र नेम जो है वो यही दिखा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे नोट सफिशिएंट है नीट एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे कि मैंने कल आपको मैसेज में कहा था कि हाँ बिल्कुल है, कि अगर आप मेरे नोट्स लेक्चर को देखेंगे, मेरे लेक्चर्स के नोट्स लेंगे तो वो सफिशिएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू नीट। राइट, और इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिले। तो देखिए, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा बेसिकली, इस पूरे आंसर को, आपके इस पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन किया, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैं इस पार्ट को 3 टॉपिक में, 3 पॉइंट्स में इस आंसर को देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो पार्ट है, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 90% ऑफ द लेक्चर्स जो होता है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता है। मैं कभी भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता हूँ। मेरे जो 90% लेक्चर होता है, 90% जो मेरे बोर्ड वर्क के जो लाइन्स होते हैं, अगर आप अच्छे से ध्यान से मेरे बोर्ड वर्क के लाइन्स को और एनसीईआरटी के लाइन्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। 90% आपको सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। क्यों सिमिलरिटीज़ मिलेंगी? क्योंकि मैं कभी भी एनसीईआरटी से बाहर जाता ही नहीं हूँ। राइट, तो और क्या है, और आपके जो नीट एग्ज़ाम होगा, उस नीट एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। तो मेरे लेक्चर्स देखने से क्या हुआ, आपको एनसीईआरटी जो है वो आपका कवर हो गया। राइट, ये था पहला पॉइंट कि जो मैं पूरा का पूरा जो 90% मेरा बोर्ड वर्क रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बोला तो गया है लेकिन वो समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, याद है जब हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स पढ़ा था, तो टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस कंडीशन को, लाइफ साइकिल को तो बताया गया था, लेकिन हेट्रोस्पोरस कंडीशन में कहाँ मियोसिस हो रहा है, कहाँ माइटोसिस हो रहा है, कितने मियोसिस हो रहे हैं, कहाँ माइटोसिस हो रहे हैं, कितने माइटोसिस हो रहे हैं, ये हमें नहीं बताया गया था। उसको सिर्फ एक लाइन में छोड़ दिया गया था। लेकिन हमने क्या किया था, हमने होमोस्पोरस साइकिल को भी ड्रॉ किया था और हेट्रोस्पोरस साइकिल को भी ड्रॉ किया था। अब आप बोलोगे कि सर हेट्रोस्पोरस साइकिल तो है नहीं, तो ये आप एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। नहीं, हेट्रोस्पोरस साइकिल एनसीईआरटी में है, लेकिन उसको सिर्फ एक वर्ड में छोड़ दिया, एक लाइन में छोड़ दिया गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस लाइन को डिकोड करना। राइट, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने उसी लाइन को पकड़ा और उसी लाइफ साइकिल में उस लाइन को डिकोड किया। एनसीईआरटी के लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा होता है वैसा, फिर भी लोग एनसीईआरटी को क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक सेंटेंस ऐसे होते हैं, एक एक लाइन ऐसे होते हैं जिसको बहुत अच्छे से अगर आप लाइन बाय लाइन या लेवल बाय लेवल डिकोड नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग होमोस्पोरस साइकिल को अलग से ड्रॉ किया था और हेट्रोस्पोरस साइकिल को अलग से ड्रॉ किया था। और अभी क्या है ना, अभी जो आपका टाइम है, ये टाइम बहुत प्रीशियस है, क्योंकि अभी आपका बेस बन रहा है। और बेस जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, बेस को जितना आप टाइम देंगे, अच्छे से इलेबोरेट करके चीज़ों को लेवल बाय लेवल डिकोड करके पढ़ेंगे, उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितना बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना आपका बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगा। राइट, इसी वजह से अगर आप 90% देखोगे मेरा लेक्चर्स वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के ऐसे बहुत सारे लाइन्स है जिसे मुझे लगता है कि डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं लाइन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सैचुरेट करता हूँ, क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी हो। राइट, ऐसे बहुत सारे लाइन्स है, अगर आप मेरे लेक्चर्स उठा के देंगे वो लाइन्स एनसीईआरटी के ही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसे एक्सैचुरेट किया। क्यों एक्सैचुरेट किया? इसलिए एक्सैचुरेट नहीं किया कि मेरा कंटेंट बड़ा हो सके, इसलिए एक्सैचुरेट किया मैंने इसलिए एक्सैचुरेट किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि देखो मुझे कितना आता है, इसी वजह से मैंने एक्सैचुरेट कर दिया। नहीं, मैंने उस लाइन को पकड़ा और मुझे लगा कि इस लाइन को थोड़ा सा इलेबोरेट करना ज़रूरी है, इसी वजह से मैंने इलेबोरेट किया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मेरे लेक्चर्स को आप देखेंगे, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स है जहाँ पे ज़रूरत थी डायग्राम्स की, पर उन्होंने नहीं दिया डायग्राम। एक डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया स्पोरेंजियोस्पोर। राइट, ये मैंने मान लीजिए ड्रॉ कर दिया स्पोरेंजियोस्पोर।
ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्पोरेंजियम, उसके अंदर मैंने दिखा दिया ये स्पोरेंजियोस्पोर, राइट। ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक एस्कस, और जिसके अंदर ड्रॉ कर दिया बहुत सारे एस्कोस्पोर्स, राइट। और ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक बेसिडियम, ये मैंने ड्रॉ किया एक बेसिडियम, और वेट अ मिनट, एक मैंने ड्रॉ कर दिया बेसिडियम, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया बेसिडियोस्पोर्स, राइट। चीज़ों को अच्छे से इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझो। ये मैंने ड्रॉ किया स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये मैंने ड्रॉ किया एस्कस, इसके अंदर है एस्कोस्पोर्स, ये मैंने ड्रॉ किया बेसिडियम और इसके ऊपर है बेसिडियोस्पोर्स। अब आप मुझे बताइए बिना एनसीईआरटी देखे, बिना कुछ किए, कि इनमें से तीनों में से कौन एक्सोजीनसली प्रेजेंट है, कौन एंडोजीनसली प्रेजेंट है? बोलिए। ये क्या है? ये स्पोरेंजियम के अंदर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एंडोजीनसली प्रेजेंट होगा स्पोर्स। ये भी एस्कस के अंदर है, तो ये भी एंडोजीनसली प्रेजेंट होगा। ये बेसिडियम के बाहर है, तो ये क्या होगा, ये एक्सोजीनसली प्रेजेंट होगा, राइट। क्या इसके लिए हमें एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्या ये लाइंस एनसीईआरटी में है? हाँ बिल्कुल है। अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ता? तो मुझे ये सारी चीज़ें को याद रखना पड़ता कि भाई देखो क्या होता है कि फाइकोमाइसिटीज़ में एंडोजीनसली प्रेजेंट होता है, एस्कोमाइटिस में एंडोजीनसली प्रेजेंट होता है, और बेसिडियोमाइसिस में क्या था एक्सोजीनसली प्रेजेंट होता है। मुझे क्या करना पड़ा? मुझे याद रखना पड़ा, मुझे रट्टा मारना पड़ा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रट्टा मारें, क्योंकि कितना रट्टा मारोगे? क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, कितना रट्टा मार लोगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं डायग्राम के थ्रू आपको विजुअलाइज करके याद रखवा सकता हूँ, उसको मैं ड्राइंग करता हूँ। ये ना तो ये वाला ड्राइंग है, ना ये वाला है, ना ये वाला है, तीनों में से कोई भी ड्राइंग एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में इन तीनों को ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया? ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। जैसे ही आपको बोला जाएगा फाइकोमाइसिटीज, आप याद कर लेना स्पोरेंजियम को, आपको तुरंत ही याद आ जाएगा, वो तो एंडोजीनसली प्रेजेंट होता है। जैसे ही आपको बोला जाए एस्कोमाइसिटीज, आपने बोला एस्कोमाइसिटीज मतलब एस्कस के अंदर होगा, तो एंडोजीनसली आपको डायग्राम याद आ गया। जैसे ही आपको बोला जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज, आप बेसिडियोमाइसिटीज को याद कर लेना, हाँ उसके ऊपर होता है ना, तो एक्सोजीनसली प्रेजेंट होगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, इस डायग्राम से क्वेश्चन आपके नीट में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ इसलिए किया ताकि कुछ चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू याद रह जाए। ऐसे आप देखोगे मेरे लेक्चर को, अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स है जो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ करता हूँ। क्यों ड्रॉ करता हूँ? ताकि कुछ चीज़ें आपको आसानी हो जाए, कुछ चीज़ें आपको याद ना रखना पड़े, कुछ चीज़ें सिर्फ डायग्राम को विजुअलाइज करके आप कर सको, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन जब पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेके आप जाएंगे ना, तो कन्फ्यूज़ होना बहुत बहुत नेचुरल होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को मिटाने के थोड़ा बहुत अगर डायग्राम के थ्रू उस कन्फ्यूजन मिट जाए आपका, तो उसमें बुरा क्या है? इसी वजह से मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन किया था कि आपके नोट्स क्या सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं फिर से कहूँगा कि हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है। क्योंकि 90% जो मेरा लेक्चर होता है 90% वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे लाइन्स है जो दे दिया गया है, लेकिन उसको अच्छे से इलेबोरेट नहीं किया गया है। मैं उन लाइन्स को भी मतलब अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करता हूँ। तो वो भी हो गया। पहले तो आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया, उसके बाद एनसीईआरटी के जो लाइन अब तक डिकोड नहीं हो पा रहे थे वो भी हमने डिकोड किया, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स की कमी थी, वो कमी भी हमने मिटा दिया डायग्राम्स के थ्रू। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स को याद करके आपको याद हो जाएगा। याद करो, जब हमने, अगर आप मैंने लेक्चर देखे होंगे वायरस वाला, राइट। तो वायरस का वहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट था, तो वहाँ पे मैंने वायरस का कोई डायग्राम नहीं था, लेकिन एक HIV वायरस का हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। क्यों डायग्राम को ड्रॉ किया था? आपको क्या लगता है क्यों ड्रॉ किया था? ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, डायग्राम के थ्रू वो चीज़ याद रह जाए आपको कि हाँ भाई, बाहर एक एनवलप होता है, उसके बाद प्रोटीन कोट होता है, और उसके बाद एक जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट्स इट। तो अब आप उसको रट्टा मार के याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस डायग्राम को याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। जब मैंने बैक्टीरियोफाज पढ़ाया था, अगर आप मेरे बैक्टीरियोफाज का लेक्चर देखेंगे, तो जब मैंने बैक्टीरियोफाज पढ़ाया था, तो आपको क्यों लगता है कि मैंने बैक्टीरियोफाज का मॉडल क्यों बनाया था? ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम के दिन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा,
उसी विजुअलाइजेशन को, उसी इमेजिनेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए मैंने वो मॉडल बनाया था, क्योंकि जब भी आपको बैक्टीरियोफाज रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आप उस मॉडल को याद करिए और क्वेश्चन को टिक लगाइए, राइट। तो आपने जो क्वेश्चन किया था, तो आई होप आपको आंसर मिल गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आप नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं फिर से कहूँगा कि हाँ, मेरे जो नोट्स है, मेरे जो लेक्चर्स हैं, वो सफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू नीट एग्ज़ाम। मेरे जो लेक्चर्स है, वो नोट्स है, वो सफिशिएंट है, राइट। इस बार भी अगर आप नीट का पेपर देखेंगे ना 2024 का, तो वहाँ पे एक फंजाई से एक क्वेश्चन आया था, राइजोपस को कौन सा ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, और फिर और भी कुछ था, साइक्लोस्पोरिन ए। वो चार्ट, साइक्लोस्पोरिन ए वाला जो पार्ट था, वो शायद एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसको भी, अगर आप मेरे फंजाई का पार्ट देखेंगे, फंजाई वाला लेक्चर देखेंगे, तो वहाँ मैंने हर एक चीज़ को वहाँ पे डिकोड किया था कि राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, किसको क्या मोल्ड बोला जाता है, मशरूम को, एगरिकस को मशरूम बोला जाता है, और एगरिकस को हमने देखा भी था। क्यों देखा था? क्यों आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको याद रह जाए। क्योंकि देखो मैं मानता हूँ, देखो अब क्या है ना, अभी आप नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, राइट। आगे जाके आप डॉक्टर बनेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ इतना ही बुक आपको नहीं पढ़ना है, आपको इससे भी बहुत सारे ज़्यादा बुक पढ़ने हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने लेक्चर में, और आज भी कहूँगा, कि आप कितने अच्छे डॉक्टर बनोगे इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना, कौन सा कॉलेज मिला है और आपका कितना रैंक आया है। नो, आप कितने अच्छे डॉक्टर बनोगे आगे जाके, ये डिपेंड करता है कि आपका विजुअलाइजेशन पावर कितना अच्छा है, आपका इमेजिनेशन पावर कितना अच्छा है, आप कितना अच्छे से चीज़ों को माइक्रो लेवल पे जाके समझते हैं। रट्टा मार के अभी एग्ज़ाम पास कर लोगे तो ठीक है, लेकिन आगे जाके रट्टा मार के चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो अगर आगे जाके रट्टा मारना काम ही नहीं करेगा, तो अभी से रट्टा क्यों मारना? इससे अच्छा है चीज़ों को अभी से, अपना जो बेस है उसको अभी से विजुअलाइज करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, चीज़ों को मतलब समझ के याद रखने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ बुक पढ़ के, राइट। तो ये था कुछ मेरे लेक्चर्स वाइज पॉइंट मैंने जो बताए। मैं जानता हूँ आंसर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इट्स ओके। आई होप कि आपने जो क्वेश्चन किया था, आपको पूरी तरह से वो आंसर मिल चुका है। और एक बात कि मतलब लेक्चर्स में क्या होता है, लेक्चर्स में जैसे कि मैंने बोला एनसीईआरटी कवर हो जाता है, एनसीईआरटी के हर एक जो लाइन डिकोड करने होते हैं वो भी कवर हो जाता है, और कुछ डायग्राम बेस्ड चीज़ें भी हमें याद रह जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब अगर आप देखोगे तो जैसे ही कोई लेक्चर ख़त्म होता है तो उसके हम लोग डीपीपी अपलोड कर देते हैं। उस डीपीपी को आप सॉल्व करोगे। अगर आपने जिम्नोस्पर्म का डीपीपी देखा होगा तो आपको लग सकता है कि यार जिम्नोस्पर्म का डीपीपी इतना आसान डीपीपी क्यों था, लेकिन अगर आप अच्छे से डीपीपी को देखोगे ना, अगर आप अच्छे से उस डीपीपी को देखोगे तो उस डीपीपी में आपको हर एक टाइप के सवाल मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के। वहाँ पे आपको दिखेगा लीव्स के रिलेटेड सवाल, रूट्स के रिलेटेड सवाल, वहाँ आपके प्लॉइडी लेवल पे सवाल क्वेश्चन किया गया है, वहाँ आपके मोनोशियस डायोशियस पे किया गया है, उस पर मेल कौन फीमेल कौन पे किया है, जो लाइफ साइकिल हमने पढ़े थे उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया गया है। तो क्या किया, माइक्रो टॉपिक डीपीपी होने से क्या हुआ कि हर एक पॉइंट को मैंने टच करने की कोशिश किया, लीव को किया, रूट को किया, प्लॉइडी लेवल को किया, साइकिल को किया, हर एक चीज़ को मैंने क्या किया, टच करने की कोशिश किया क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो क्या होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी आप इनिशियल स्टेज में हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मुझसे हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, ये टॉपिक मेरा तैयार है, राइट। तो मेरे लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे और माइक्रो डीपीपी को सॉल्व करोगे तो वो सफिशिएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू नीट एग्ज़ाम। और आगे जाके हम लोग मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं, डोंट वरी, उसका पेपर भी मैं सेट करूँगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा, तो डोंट वरी। बस आपको अपने शिद्दत से, पेशेंस से और अब अच्छे से बस मेरे लेक्चर को देखना है, उसके नोट्स लेने हैं, उसको रिवाइज़ करना है और डीपीपी को जेन्युइनली देना है। ऐसा नहीं कि बुक देख के चीटिंग करके डीपीपी दे दिया, नो, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। इसी वजह से तो अभी अब 11th में हो, अगर सब कुछ आता आपको तो आप मेडिकल कॉलेज में होते। अब 11th में क्यों होता, आपको उतना सारा नहीं आता है, लेकिन आपको सीखना है। तो नहीं आता, सबको नहीं आता, आपको लगता है आपको नहीं आता, नहीं, सबको नहीं आता, तो चीटिंग नहीं करनी है। अगर नहीं आता है कोई चीज़ें तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, राउंड लगाएंगे उस पर कि नहीं आता ये चीज़, इससे मुझे फिर से इस टॉपिक में जाना है, इस टॉपिक को मुझे फिर से देखना है, सिंपल हो गया। अगर आप ऐसे करके, मैं हमेशा कहता हूँ कि एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने में सिर्फ ध्यान मत दो, उस एमसीक्यू को तुम किससे सॉल्व कर रहे हो, उसका प्रोसेस क्या है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसको तुम कैसे अप्रोच ले रहे हो उसको सॉल्व करने की, उस पर भी फोकस करो।
कम एमसीक्यू फोकस करो, कम एमसीक्यू करो, लेकिन कुछ मतलब क्वालिटी वाइज करो। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन से 10 टाइप के एमसीक्यू दे दिए गए हैं और 10 सॉल्व कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि 10 अलग अलग क्वेश्चन बनाओ 10 अलग अलग लाइन से, तो क्या होगा, 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चमकेगा, राइट। तो इसी वजह से आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग मॉक टेस्ट भी देंगे, फुल लेंथ पेपर भी देंगे, डोंट वरी, वो सब आएगा। लेकिन अभी आपका काम है सिर्फ लेक्चर को देखना, नोट्स लेना, रिवाइज करना बार बार, और अच्छे से डीपीपी को सॉल्व करना। माइक्रो डीपीपी को जितना अच्छे से सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट उतना तुम्हारा अच्छा जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइक्रो डीपीपी क्या करता है, माइक्रो डीपीपी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराता है, नो। माइक्रो डीपीपी क्या करता है, तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मुझसे ये हो सकता है। तुम्हारा बेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करता है कि हाँ ये मुझे आता है, राइट। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो मैं डायग्राम बोर्ड में ड्रॉ करता हूँ, वो आप भी अपने हाथ से उसे ड्रॉ कीजिए। कि अभी एक डीपीपी अपलोड होने वाला है फ्राइडे को एक डीपीपी आएगा, एनिमल किंगडम का पार्ट 1। वहाँ पे एक सिलोम रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। उस सिलोम रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आपको करना है ना, तो आपको हैंड रिटन डायग्राम की बहुत ज़रूरत है। अगर वो डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं किया है अपने हाथ से, या बहुत अच्छे से वो डायग्राम आपको याद नहीं है, तो वो सिलोम रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है करना। अगर 2 कंडीशन है, एक है आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद है, या फिर आपने खुद से वो डायग्राम को अपने हाथों से ड्रॉ किया है कॉपी पे, तभी उसका आंसर का आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो इसी वजह से मैं हर चीज़ पे ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ कि अपने हाथों से डायग्राम को ड्रॉ करो, अपने हाथों से नोट्स लो, लेक्चर को अच्छे से देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी अब बेस है। 11th ही है सबसे इम्पॉर्टेंट, 12th में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, 11th ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपका बेस बन रहा है, तो ये बेस में कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। और आगे आ जाकर आप कितना अच्छा डॉक्टर बनोगे, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में रैंक में डिसाइड नहीं करते, राइट। आप कितना अच्छा डॉक्टर बनोगे ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पे, कि आप कितना अच्छा चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हो, कितना अच्छा चीज़ों को समझ सकते हो। और वो विजुलाइजेशन मेडिकल कॉलेज के जाने के बाद होगा नहीं, अभी से आपको उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका बेस बन रहा है। सो थोड़ा सा लेक्चर मतलब जो आंसर है आपका वो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके किसी काम में आ जाए। अगर काम में आ जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, एंड बाय। फिर मिलते हैं लेक्चर में, बोर्ड वर्क में, बाय।